धरती पर एक ऐसा मोर्चा खुल चुका है जहां हर घंटे बारूद बरस रहा है। हर मिनट सैनिक मारे जा रहे हैं और हर दिन युद्ध पहले से ज्यादा भयानक होता मैं जा रहा है। लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। दोनों के लिए आन बान शान के साथ बदले की लड़ाई बन चुकी है। पॉक्रोवस एक ऐसा नाम जो रूस यूक्रेन जंग की नई पहचान बन चुका है। 24 घंटे में 234 सैन्य झड़पें, 1190 रूसी सैनिकों की मौत का दावा, 74 तोपखाना सिस्टम तबाह, 2200 से ज्यादा ड्रोन खत्म। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतने नुकसान के बाद भी पुतिन और ज़ेलेंस्की जंग से पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं? ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं, यूक्रेन और रूस के बीच बारूदी जंग की तस्वीर है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के हथियार गोदाम, ऊर्जा ठिकाने और मिलिट्री टारगेट पर ताबड़तोड़ हमले की। डोनेट्स्क के पॉक्रोवस में रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे को मिटाने की जंग लड़ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में रूस की सेना ने यूक्रेनी सेना के गोला बारूद और ईंधन डिपो के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। रूस की सेना ने 142 इलाकों में यूक्रेन की सैन्य टुकड़ियों पर हमले किए, जिसका जवाब यूक्रेन ने अमेरिका में बने हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से दिया और दावा कि यूक्रेन ने रूस के 500 से ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। Уявимо собі, що завтра ми сказали припинення вогню. Що буде робити Росія, ми прекрасно розуміємо. Якщо не буде у нас гарантерів, моніторингу, припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що кіл-зона вже не кіл-зона, бо є припинення вогню і підійдуть на 20 кілометрів. На деяких частинах України це великий ризик. जिस वक्त रूस का हमला ऑन था, उसी वक्त रूस की सेना के जनरल स्टाफ ने भी रूस को बड़े नुकसान का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। यूक्रेन की सेना के निशाने पर रूस के गोला बारूद डिपो, कई कमांड पोस्ट और एक लॉजिस्टिक हब थे। इसके साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने रूस के 8 ईंधन स्टोरेज टैंक और एक ईंधन ट्रांसशिपमेंट बेस को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस के अंदर तक हमला करने के लिए यूक्रेन ने FP5 फ्लेमिंगो मिसाइलों का इस्तेमाल किया। फ्लेमिंगो से यूक्रेन ने रूस के चेबोक्सारी में एक मिलिट्री प्लांट को निशाना बनाया। इसके साथ ही कोई विशेष ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले किए। इस हमले के बाद रूस के अंदर धुएं का गुबार छा गया। ज़ेलेंस्की की माने तो यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से 900 किलोमीटर अंदर तक हमला किया। FP5 फ्लेमिंगो यूक्रेन का विकसित किया हुआ स्वदेशी क्रूज मिसाइल है, जो 3000 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। इसमें 1.5 टन का वॉरहेड है, जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर गहरे हमले की ताकत देता है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का दावा है कि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 234 सैन्य टकराव हुए। सबसे ज्यादा हमला पॉक्रोवस सेक्टर में हुआ, जहां रूस की सेना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना दीवार बनकर खड़ी रही। यूक्रेन का दावा रूस के सैनिकों को लेकर सबसे बड़ा है। तो क्या यूक्रेन की सेना ने केवल 24 घंटे में रूस की सेना के 1190 सैनिकों को या तो मार दिया या हमले में वो घायल हो गए? क्या यूक्रेन का हमला इतना भयानक था कि रूस के 74 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए, 3 टैंक और 7 बख्तरबंद गाड़ियां कबाड़ हो गई? यानी केवल 24 घंटे में करीब $331 मिलियन का झटका यूक्रेन ने रूस को दे दिया। अगर रूस इतना नुकसान झेल रहा है, तो फिर पुतिन की सेना आगे क्यों बढ़ रही है? आखिर क्रेमलिन की वॉर स्ट्रेटजी क्या है? क्या रूस की रणनीति अब बिजली की रफ्तार से जीतने की नहीं, बल्कि धीरे धीरे दुश्मन को थकाकर गिराने की है? यानी सैनिक मरेंगे, टैंक टूटेंगे, लेकिन रूस का हमला नहीं रुकेगा।
क्या पुतिन की रफ्तार टूट चुकी है या यूक्रेन को जंग में थकाने का ये नया खेल शुरू हो गया है? दूसरी तरफ एक रिपोर्ट रूस के वॉर मिशन पर सवाल खड़े कर रही है। अभी कुछ दिनों में आई कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूस की रफ्तार पहले के मुकाबले बहुत धीमी हो गई है। कुछ इलाकों में यूक्रेन ने रूस की सेना के कब्जे से जमीन वापस लेने का दावा किया, लेकिन डोनेट्स्क के पॉक्रोव्स्क में अभी भी रूसी सेना का दबदबा बना हुआ है। तो सवाल सिर्फ ये है कि अब जंग जीत कौन रहा है? क्या पुतिन अपने सैनिकों की कीमत पर युद्ध को लंबा खींच रहे हैं? क्या यूक्रेन के पास इतनी ताकत बची है कि वो इस दबाव को झेल सके? और पॉक्रोव्स्क वही जगह बनने जा रही है जहां इस युद्ध की दिशा तय होगी। Говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности. Не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. स्टालिनग्राड की तरह पॉक्रोव्स्क में हर इमारत एक किला है, हर सड़क मौत का मैदान है और हर दिन इतिहास लिखा जा रहा है। अगर पॉक्रोव्स्क गिरा तो डॉनबास की लड़ाई का नक्शा बदल सकता है, और अगर रूस की सेना इस इलाके में रुक गई तो पुतिन की सबसे बड़ी सैन्य रणनीति पर सवाल खड़े हो जाएंगे। 2022 में जब जंग शुरू हुई तो रूस ने यूक्रेन के 20% इलाकों पर कब्जा कर लिया। 2025 में रूस ने 4,700 से 6,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अपना अधिकार जमाया, लेकिन 2026 में रूस की सेना की रफ्तार धीमी हो गई और अब केवल 12 से 20% यूक्रेनी इलाके ही रूस के कब्जे में हैं। इस साल अप्रैल और मई में यूक्रेन ने रूस से अपनी ज्यादातर जमीन वापस छीन ली। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस को करीब 300 वर्ग किलोमीटर पीछे धकेल दिया, खासकर ज़ापोरिज़िया वाले इलाके में। अब ज़ेलेंस्की जंग के अगले फेज के लिए यूरोप के देशों का दौरा कर रहे हैं और उनसे मदद मांगने में जुटे हैं। Has to be during any kind of negotiations. Europe can't just mediate, to my mind, because Europe stands on our side. Today I shared it with our partners. It's very, dangerous just to mediate because, for example, if EU mediate, it means that they will think about how to put sanctions or not, because they are mediators. They have to be in the middle. That's why I share my position that there is no, let's be fair, open and very clear to each of us and also to Russians. They have to know there is no just mediators. ज़ेलेंस्की जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, और यही वजह है कि वो रूस की सेना को अब और आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। तो दूसरी तरफ पुतिन अपनी शर्तों पर सीज़फायर चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की की बातचीत तक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह जंग का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। क्या रूस और यूक्रेन अब लंबी लड़ाई की तैयारी में है? लेकिन अब सवाल केवल पॉक्रोव्स्क का नहीं है। सवाल है कि क्या रूस और यूक्रेन दोनों ने लंबी जंग के लिए खुद को तैयार कर लिया है? एक तरफ रूस की फैक्ट्रियां 24 घंटे मिसाइल, ड्रोन और गोला बारूद बनाने में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन यूरोप से नई एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और आर्थिक मदद जुटाने में लगा हुआ है। यानी अब लड़ाई केवल मोर्चे पर नहीं बल्कि हथियारों के उत्पादन और विदेशी समर्थन की भी बन चुकी है। रूस लगातार अपने सैन्य बजट को बढ़ा रहा है। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मदद मांगने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि सीज़फायर की बात हो रही है, लेकिन जमीन पर दोनों सेनाएं किसी समझौते की नहीं बल्कि अगले बड़े संघर्ष की तैयारी करती हुई दिखाई देती हैं, और इस बीच एक नया खतरा भी सामने आ रहा है। क्या नेटो और यूरोप सीधे जंग के और करीब पहुंच गया है? यूरोप के कई देश अपनी सेनाओं और रक्षा बजट को तेजी से बढ़ा रहे हैं। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर यूक्रेन कमजोर पड़ा तो रूस का अगला दबाव यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा संकट बन सकता है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब केवल 2 देशों की लड़ाई नहीं रहा। बल्कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है
क्योंकि आने वाले कुछ महीने इस युद्ध की दिशा तय कर सकते हैं, क्योंकि अगर रूस डोनबास में अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब रहा तो भविष्य की किसी भी बातचीत में पुतिन की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन अगर यूक्रेन रूसी सेना की रफ्तार को रोकने में कामयाब रहा तो ज़ेलेंस्की कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर बड़ी बढ़त हासिल कर सकते हैं।